नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टी विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने 64 तक के क्वेश्चनों को कर लिया था। ये लगातार आप लोगों को भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपका BPSC द्वारा पूछा गया है, उन्हीं सभी प्रश्नों को हम करा रहे हैं जो आपकी घटना चक्र की बुक में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन से। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान आपको बताना है क्या होगा। कम होगा कि बढ़ेगा या घटेगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। आपके टीचर एग्जाम में 5, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला होगा, नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा आपकी 2 होगी। एक आपकी सामान्य परीक्षा में केवल आपका हिंदी और यानी कि कह सकते हैं कि लैंग्वेज से आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, जिसमें जो विद्यार्थी कुछ अलग भाषा अपना चुने होंगे, जैसे उर्दू को ले सकते हैं, बांग्ला को ले सकते हैं, तो लैंग्वेज में जो उन्होंने चुना है वो आपका होगा, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा पेपर है उसमें आपका माइनस मार्किंग है और आपको 5 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यही प्रश्न आपका थोड़े से फेरबदल में कल के प्रश्न में हमने आपको कराया था, आपको दिखा सकते हैं, ये आप देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न को हमने कल कराया था कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 1994 में ये प्रश्न पूछा गया था BPSC द्वारा। उसी प्रश्न को 2022 में फिर से पूछा गया, थोड़े से फेरबदल में, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चयन करना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार, देखिए एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा नहीं ऊन कहा जाता है। तो यही आपका गलत कथन चुनना था। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना था। जितने भी कथन और हैं आपके 4 कथन, वो सभी सही हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये कथन आपका सत्य है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी कथन आपका सत्य है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। दो उत्तरोत्तर भृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को आपको बताना है क्या कहते हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जो भी हो, आप वहां शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है,
लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। तो ध्यान रखने की बात है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी घटना चक्र की बुक आई है बिहार टीचर के लिए, उसी से ये प्रश्नों को हम आपको करा रहे हैं। इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं सभी को आपको पढ़ के जाना है ताकि एक कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये आपके उत्तल लेंस से बनते हैं पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुएं क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। एक बात यहाँ से आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। तो ये सामान्य सी जानकारी जो बुक में दी गई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान रखिएगा। और इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि दूर किया जा सकता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य आपको बताना है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है जो इस तरह दिखता है कि खड़े होने पे बड़ा दिखता है। तो ये अवतल दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, तो अंग्रेजी में भी लिखा आपको मिल सकता है। हमने उस वीडियो में भी कहा है, अब भी कह रहे हैं कि आपको सीखना है। कई चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी, वहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए होंगे, जो विकल्प दिए जाते हैं, आपके एग्जाम में 5 विकल्प हो गए। हमने पहले भी कहा है 5 विकल्प में आपको मार्किंग भी है। जैसा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉन्केव मिरर, तो इसी को आपको सारे ऑप्शन अंग्रेजी में दिए जाएंगे, वो भी हिंदी रूप में लिख करके। जैसे कि यहाँ कॉन्केव अंग्रेजी में लिखा गया है, वहाँ पे वो आपका कॉन्केव ऐसे हिंदी में लिख करके आपके ऑप्शन के साथ जुड़ेगा। तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वेग में अनुमान आपको बताना है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो 330 मीटर सेकेंड। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मान लीजिए इनमें से किसी का वेग, ध्वनि का वेग पूछ सकता है, तो आपको याद रहे। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश किरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? कारण आपको बताना है। क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैगनी, नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक, घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी, लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः नीला प्रतीत होता है। यही कारण है कि नीला वायुमंडल प्रतीत होता है। आकाश का नीला होना यही कारण हम कह सकते हैं। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा समझाया जा सकता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, यही आपका
प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि तारों के जो समय खुले आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप सभी लोगों को पता होगा पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। पचास डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में आपको बताना है तो 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये आपके बुक में दिया गया है। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखेंगे तभी आप जो भी यूनिट दी जाएंगी उनसे आप निकाल पाएंगे। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सूत्र रहा आपका। इस सूत्र को पहले भी हमने उस वीडियो में दिखाया है कि F बराबर 9/5C + 32। ये आपका इसी सूत्र को आप डिजिट जो भी हो, लेकिन ये सूत्र आपको अगर याद है तो आपको आसानी से सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। तो F बराबर 9/5 इंटू आपका 50 + 32। तो इसी तरह आप निकाल, तो डायरेक्ट अगर आप काट के करते हैं तो आपको सीधे 90 + 32 122 आपका आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी होगी, यानी कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या कर दिया है कि आपका 9/5 गुणे 50 को पहले इसने गुणा कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 9×50 45 होता है आपका और 9×0 तो यहाँ 450/5 करके प्लस में 32 कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम कर लेनी है एग्जाम पीरियड में, थोड़ा सा आपका समय का बचत होगा। तो सीधे हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ से आप कटा सकते हैं इसको 5 × 1 = 5, 5 × 50। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो वहाँ से आपका 90 + 32 आ जाता है डायरेक्ट में। तो इसी तरह आपको भी एग्जाम में थोड़ा सा समय बचाने के लिए करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना है, जिससे यहाँ सूत्र आपको याद रखना है। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब, तो जब पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तब क्या होता है, जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में हो जाएगा कि बर्फ़ पिघलेगी तो स्तर बढ़ेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई टुकड़ा बर्फ़ का है और ये पानी के अंदर है, तो ये जितना इसका एरिया है इतना जल हम कह सकते हैं ये विस्थापित कर रहा है। अगर ये घुल जाएगा तो इसका स्तर वही रहेगा। तो सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, यानी हटाता है। उतना जल वो हटा देता है और जब वो घुलता है तो उतना जल घेर लेता है। अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जलस्तर नहीं बदलेगा, यानी कि पहले से उतना जल वो हटा के रखा है, जब वो घुल जाता है तो उसी को पूरा कर लेता है। अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण आपको बताना है कि गोल क्यों हो जाती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघलती धातु की बूंद आदि सभी गोली होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोली आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता आपको बताना है कहाँ होती है। तो शहद में होती है। गाढ़ापन जिसको कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गाढ़ापन किस में होता है, जल में होता है, वायु में होता है। तो आपको याद रखना है शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है, जैसे शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसके बाद खून, फिर जल, फिर वायु। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा चीज़ें यानी फैक्ट्स कह सकते हैं, इसको आपको याद रखना है जो आपके बुक में दिया गया है। कुछ तत्वों की श्यानता दी गई है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर के रख सकते हैं। महासागर में ऊंची जलतरंग कैसी आती हैं? ये चंद्रमा से आती हैं। महासागर में ऊंची जलतरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरें
ऊपर उठती हैं, सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंग चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उड़ पाती है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का। तो यहाँ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण महासागर में ऊंची जल तरंगें आती हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। तो कारण क्या है, ये आपने जाना है कि जब भी किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाता है। कारण क्या है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, वही प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ये सभी को पता है कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, ये बात सभी को पता है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अर्थात नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा होगा, जिसके द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? सीधे तौर पे ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये तिथि आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में तो आएगा ही। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, ये तिथि आपको याद रखनी है। वर्ष दीर्घतम होता है, ये है क्या? ये प्लूटो पर अधिकतम होता है। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। 247.92, तो 248, ये दोनों डिजिट में से दोनों आपको याद रखनी है। कोई भी आपके एग्जाम में मिले तो आपको सही करके आना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग आपको बताना है कि होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1² आपको याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर -1। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो वे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर है, यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर -1 होती है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग आपको बताना है, तो 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट, जो आपका 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम के स्तर को कठिन बनाता है बीपीएससी, तो ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड, तो ना दे करके 8 मिनट और आपका 5 सेकंड जो ना दे करके, यानी कह सकते हैं कि 8.5 मिनट सीधे तौर पे
ये ना दे करके आपको सीधे सेकंड में पूछता है तो आपको 499 याद रखना है, चूँकि निकटतम विकल्प आपका 8.5 मिनट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे पूछ ले निकटतम मान ना दे करके सीधा सेकंड दे करके पूछे, तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर भी आज इसी टाइप से क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछते हैं। अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न में विकल्प सी पर उत्तर माना जाएगा, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸8 किलोमीटर सेकंड है। तो यहाँ से प्रकाश की चाल भी आपको याद रखनी है और औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी भी याद रखनी है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको मिला है सिर्फ एक ही प्रश्न से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो यहाँ पे आपका नज़दीकी कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कि उस ऑप्शन में दिया गया था। नज़दीकी उत्तर हम कह सकते थे 8.5 मिनट को। तो वही बातें आपको याद रखनी है, उसी प्रश्न को फिर से पूछा गया है। तो 499 सेकंड आपको याद रखना है। 8 मिनट 19 सेकंड है, तो लगभग 8.5 सेकंड, इसको हम 8.5 मिनट कह सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति याद रखना है आपको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध याद रखना है। बृहस्पति का औसत व्यास भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1,39,822 किलोमीटर है। ये बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जो फास्ट लिखा गया है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी लैंग्वेज और फोर्ट्रान ये आपकी कंप्यूटर भाषाएं हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन की धातु जो होती है वो फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है बल्ब में। ये बात आपको याद रखनी है। साधारणतः मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन कह सकते हैं नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। 3-4 बातें यहाँ दी गई हैं, इसे आप याद रखना है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम है आपका, जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मानक चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, तो इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालकों बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए नंबर विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो ये आपका विकल्प गलत है। जो विकल्प सही है इसको भी आपको याद रखना है, यानी ध्यान रखना है, ताकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपको आसानी हो करने में। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, पहली बात ये ध्यान रखनी है। इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो 2 बातें यहाँ से आपकी ये हो गई
कि इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है यानी शून्य कह सकते हैं। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। आप देखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके बुक में दी गई हैं। देखिए प्रश्नगत में जो आपका ए विकल्प था वो गलत है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों धन आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो कारण क्या था कि परमाणु में प्रोटॉन धन आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन जिसको ऋण आवेशित कण कहते हैं, इनकी संख्या समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या समान होने के कारण एक ऋण आवेशित एक धन आवेशित और इनका संख्या समान होने के कारण क्या होता है, उदासीन होता है। परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। तो यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा आपका वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, यानी कि अनवरत चलने वाली ये ऊर्जा हम कह सकते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न दिया गया था, इससे पूछा गया था आपका कुछ इसी टाइप का था, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीपीएससी आपके प्रश्नों को बार बार दोहराता है। आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है और अब भी कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा लगने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम 2 से 4 दिन रह जाए तो आप कोई सी भी बुक जो आप पसंद करते हो आप ले लीजिएगा, उसे 2-3 दिन पढ़ लीजिएगा, कुछ मोस्ट चीज़ें पढ़िएगा, आराम से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी अगर आप हमारे कहने के मुताबिक चल रहे हैं तो। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्वों का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। नाभिकीय विखंडन के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कह सकते हैं, इस पर आधारित है, जिसमें आपके 2 छोटे नाभिकीय जुड़कर आपस में बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए वो आपका जो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर है और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन भी है। यही दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन जब आ जाए तो परमाणु बम का ये सिद्धांत है, इस पे नाभिकीय विखंडन करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन बम में आपका नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडान गैस नहीं होती है। रेडान नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे आपके भौतिक विज्ञान के, इसी वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब कल की वीडियो से हम शुरू करेंगे आपके रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जितने भी आपके अलग अलग पोर्शन होंगे सबको कवर कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो में सबको हम कवर कर लेंगे। बस आप हर एक वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिए, हर एक कंसेप्ट को समझिए जो आपकी घटना चक्र की बुक में दिया गया है, और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, मात्र 2 बार देखिए। अगर आपको हर एक क्वेश्चन ना याद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है?
तो ये वाट पर आधारित होता है कितनी बिजली बिल खपत हो रही है। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा या वाट से मापा जाता है। देखिए, जैसा कि हमने आपकी जो घटना चक्र के बुक में प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न थे भौतिक विज्ञान के 3 वीडियो में ख़त्म किया है, ताकि आपको जो है समय कम है एग्ज़ाम के लिए, तो तैयारी और आसान हो जाए। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपको बतानी है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या को आपको याद रखना है 92 और परमाणु भार 238.08 है। तो यहाँ से दोनों बातें आपको याद रखनी है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 में इनसैट 2A छोड़ा गया था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 3 वीडियो में आपका जो घटना चक्र की बुक में भौतिक विज्ञान के प्रश्न प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे, हमने कवर कर लिए हैं। कल से हम आपको कराएंगे रसायन विज्ञान के प्रश्न, तो यहीं से आप देख लीजिए, यहीं से हम शुरू करेंगे। इसको भी 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको समय कम लगे, तैयारी आपकी बेहतर हो। तो कम समय में अधिक प्रश्नों को हम करेंगे, धीरे धीरे से आपकी तैयारी को और आसान बनाएंगे। समय कम लगेगा, चीज़ें आपको अधिक मिलेंगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल की नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।